देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ हम नाभिकीय रिएक्टर परमाणु जो हमारी भट्ठी है, इसमें एक लाइन सिंपल सा लिखेंगे। जैसे हम लोग हर उपकरण के बारे में, एक तरह से ये भी क्या है, हमारा उपकरण है। क्या हो गया, उपकरण है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम कौन से क्रिया कराते हैं, इसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कराई जाती है। अनियंत्रित तो कराएंगे नहीं। अनियंत्रित मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या होगा, विशाल विस्फोट हो जाएगा, विस्फोटक बन जाएगा, बम बन जाएगा, जिसको अंग्रेजी बम कहते हैं, हिंदी में विस्फोटक। जब अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है तो वहाँ विस्फोटक यानी बम बन जाता है। तो हम निश्चित सी बात है, अगर इसको हमें नियंत्रित करना है तभी तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा एक लाइन लिखेंगे कि यह नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया के द्वारा, इसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सिंपल सा एकदम, ठीक है। इसके बाद 2 लाइन को ले लिखना है। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, या जिसके द्वारा, सहायता नहीं, जिसके द्वारा हम नाभिकीय विखंडन की क्या करवाते हैं, इसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला, अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया कराई जाती है और उससे ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। समझा गया। यानी एक ऐसा उपकरण है, या एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम क्या कराएंगे, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कराएंगे नाभिकीय विखंडन की, और उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा। सिंपल सा 2 लाइन, क्लियर हो गया। अरे अनियंत्रित कराएंगे तो अनियंत्रित मतलब क्या होता है, विस्फोटक, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अनियंत्रित नहीं, समझ में आ गया। एक लाइन आगे बढ़ना है तुरंत। अब देखो, इसके बाद उसमें हम लिखेंगे, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, जैसे लिखते हो। मुख्य भाग में क्या लिखना है, ईंधन। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ ईंधन ही होती है। ईंधन का मतलब अगर हम पूछें कि कोई गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी को चलाना है, गाड़ी एक उपकरण है कहीं एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के। अगर गाड़ी हमें कहीं जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है उसमें, फ्यूल, ईंधन ही जरूरी। बिना ईंधन के थोड़ा जाओगे। ईंधन समझ रहे हो ना। फ्यूल का मतलब होता है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्यूल या ईंधन। ईंधन क्या हो गया, वे पदार्थ, ईंधन किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको ईंधन कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा ईंधन की नहीं लिखना है, हम इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, यानी किससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो लिखना है। इसमें हमें इस्तेमाल क्या करना है, इसमें 2 ही चीज़, यूरेनियम 235 या हम प्लूटोनियम इस्तेमाल करते हैं, PO 239। 2 ही का यहाँ प्रयोग किया जाता है ईंधन में। बात में आ गई। सुन लो, पहला इसमें लिखेंगे, इसके मुख्य भाग है तो हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर वह उपकरण है या एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बस सिंपल सा हो गया, हम खत्म इसका। अब आ जाओ, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, लिखेंगे। पहला चीज क्या लिखेंगे, ईंधन। इसमें हम ईंधन में क्या प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, ठीक है। इसमें ईंधन के लिखोगे, इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयोग किया जाता है। और सिंपल सा एकदम, 1-2 लाइन को लिखते जाना इसमें बिना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा मैटर। अब आ जाओ मंदक में, ठीक है। लिखोगे क्या, मंदक वे पदार्थ होते हैं जो अब क्रिया की गति को क्या करते हैं, धीमा करते हैं। तो अब क्रिया इसमें किसके द्वारा होती है, अब क्रिया इसमें न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। अब क्रिया किसके द्वारा होती है, न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। उनकी गति को धीमा करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम क्या प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट। क्या प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट, भारी जल, 3 चीजें प्रयोग करते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड ऐसे लिख देंगे चलेगा, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। लिखोगे इसमें अब क्रिया की गति को धीमा करने के लिए, यानी वही अब क्रिया की गति को, ये अब क्रिया हमारी क्यों धीमा कर रहे हैं, अगर उसको धीमा नहीं करेंगे तो नियंत्रित और नियंत्रित में ज़्यादा अंतर नहीं है, नियंत्रित और अनियंत्रित में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर उसको छोड़ते चले जाओ न्यूट्रॉनों को, 1 से 3, वह 3 को करेंगे, उससे 9 निकलेंगे, 27 ऐसे दे दे, उसका क्या होगा, विशाल रूप हो जाएगा। तो ये अब क्रिया हमारी अनियंत्रित होने का मतलब ब्लास्ट ले लेगी, विस्फोटक बन जाएगी, बम बन जाएगी, और उसी को नियंत्रित करना है। तो बिना मंदक के नियंत्रित नहीं होगा, ठीक है। तो लिखोगे इसमें कि अब क्रिया की गति को धीमा करने के लिए, मंद करने के लिए न्यूट्रॉनों को क्या किया जाता है, मंद किया जाता है, या न्यूट्रॉनों की संख्या को
न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करते हैं या उनकी गति को धीमा करते हैं, मंद करते हैं, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मंदक का प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया में हम मंदक में क्या प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सुना गया? बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा मंदक कौन है? भारी जल है, क्योंकि न्यूट्रॉन को ताप ऊर्जा ज़्यादा मिल जाती है। जब किसी का दिमाग गर्म हो जाए तो उसको बस पानी में नहला दो, फ्रेश हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब भारी जल से गुजरेगा, वास्तव जो बता रहे हैं, भारी जल से नहाने का मतलब क्या हो गया? उससे गुजर गया, उसके अंदर से भारी जल से गुजर गया, नहा ही लिया है ना। और नहाने के बाद जल एक ऐसी चीज़ है जो ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, उसको धीमा हो गया। अगर समझो बात ध्यान से तो नहाना हो गया एक तरह से। तो भारी जल सबसे अच्छा क्या है? इसके लिए मंदक का काम करता है। ये क्या करता है? उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, क्या इसका उद्देश्य है। समझ आ गया? फ्यूल में क्या, इसमें हम क्या करते हैं? ईंधन के रूप में, इस अभिक्रिया में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। मंदक में इसमें क्या करते हैं? इसमें बीच बीच में अभिक्रिया अनियंत्रित न हो जाए, इसलिए क्या करते हैं? मंदक का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारी क्या होती है? इसमें जो न्यूट्रॉनों की जो गति है वो धीमी होती जाएगी, संख्या कुछ कम होती जाती है, संख्या को कम करते जाते हैं। इनकी तीव्रता को, न्यूट्रॉनों की तीव्रता को कम किया जाता है, जिसके लिए मंदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखो हम छोटी छोटी लिख दे रहे हैं, पूरा मैटर एकदम उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें तुम अगर 2-2 लाइन भी इसमें लिखते जाओगे ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसकी रचना लिखनी है, उसके बाद इसकी कार्यविधि लिखना है, वो मैटर ज़्यादा हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हम भले ही ज़्यादा बता रहे हैं, उसको छोटा छोटा लिखोगे। ये चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एज बताता है कि तुम्हें पता है जानकारी। क्योंकि मंदक सबको पता है, भले लिख ना पाओ, सबको पता है मंदक क्या होता है। तो समझ में आ गया? और इसमें इनका नाम लिखने के बाद ये जरूर लिखोगे कि इसमें सबसे अच्छा मंदक कौन होता है? भारी जल होता है। ये 2 लाइन इसमें क्लियर है, इनका मंदक का नाम और ये भारी जल सबसे अच्छा मंदक है। ये 2 लाइन क्लियर है, बाकी एक बढ़ाने हो तो बढ़ा लोगे। समझ में आ गया? आगे चलो। परिरक्षा गैस सिल्ड किसे कहते हैं? ठीक है, देखो अगर यहाँ पे जब हमारा विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन, तो वहाँ गामा फोटॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वहाँ गामा फोटॉन निकलते हैं। तो गामा 1-2 फोटॉन नहीं निकलते हैं, पूरी गामा किरण निकलती है। क्या निकलती है? गामा किरण मतलब गामा रेज में क्या हो गया? वो फोटॉनों की असंख्य उसमें संख्या हो गई। समझ में आ रही? तो जो गामा रेज निकलती है वह अगर कहीं मान लो हम कहीं पे ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो किसी कंपनी को चलाने के लिए, वहाँ कर्मचारी इससे क्या हो सकते हैं? उसको हानि पहुँचेगी, हानि पहुँचेगी ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको क्या किया जाता है? ये एक सुरक्षा कवच दिया जाता है। एक इसको सुरक्षा क्या दिया जाता है? कवच, यानी यहाँ पे दीवार लिखोगे, एक सुरक्षा दीवार बनाई जाती है जो कंक्रीट की बनाई जाती है, और लगभग इसकी मोटाई 7 फीट तक इसकी मोटाई होती है। 7 फीट, 7 फीट तक मोटी हमारी कंक्रीट की दीवार इसमें बनाई जाती है। 7 फीट तक, 7 फीट तक मोटी इसमें क्या बनाते हैं? मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। समझ में आ नहीं है? 7 फीट के लगभग होती है मोटाई इसकी। क्या करते हैं इसमें हम बनाते हैं 7 फीट की मोटी, लगभग इसको हम क्या बनाते हैं? कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। किस लिए लिखोगे? इसमें लिखोगे सेल्ड वाले में कि चूंकि इसमें क्या होता है, लिखोगे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में गामा किरणें निकलती हैं जो बहुत ही क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। अतः इनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहर कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने से लिख सकते हो, क्योंकि वास्तव में कर्मचारी ही तो रहेंगे। क्योंकि जो हम क्रिया करा रहे हैं ये किसी बड़ी ऊर्जा, जहाँ हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी वहीं पे प्रयोग करेंगे। ज़्यादा ऊर्जा के प्रयोग करने वाले एक तरह से वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो गई, तो वहाँ कर्मचारी होंगे ही होंगे। तो यहाँ लिखोगे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या किया था? लगभग बहुत ही मोटी मोटी इसमें क्या करते हैं? कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। लिखना चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, जिसकी मोटाई लगभग कितना होती है? 7 फीट लगभग होती है, 7 फीट। क्लियर हो गया? सुनना ना टॉपिक? 2-3 दिन लिखते चलो। नियंत्रक क्या होता है? इसमें कंट्रोलर सुन लो। ठीक है, इसमें कैडमियम की क्या होती है? छड़ें होती है। कैडमियम की क्या होती हैं? छड़ें होती हैं। जब इसमें क्या होता है हमारा, ध्यान सुनते हैं, नियंत्रक मतलब होता है कंट्रोलर, यानी कंट्रोल करने वाला। यही कंट्रोल करेगा, यही नियंत्रण से समझो, यही जो है नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया का रीजन बनेगा एक।
क्या बनेगा, नियंत्रित श्रृंखला क्रिया का। लिखोगे नियंत्रक यहाँ पे जो है, लिखोगे कि जो हमारा नाभिकीय विखंडन होता है तो इसमें न्यूट्रॉनों की गति क्या होती है, तीव्रता से बढ़ती जाती है। तीव्रता से क्या होती है, बढ़ती जाती है। अतः अब क्रिया हमारी अनियंत्रित न हो जाए इसलिए क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं कैडमियम की छड़ का। इसमें लिखवा रहे हैं कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं, कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं, की छड़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है सुन लो एक बार, जैसे हम थोड़ा सा फिगर से इसमें बता दे रहे हैं, अभी रचना हम लोग देख लेंगे फिर से। इसमें जब न्यूट्रॉन हमारा जब बढ़ता जाएगा संख्या में, इधर उधर भागेंगे ना, तो बीच में देखो जो कैडमियम की छड़ लगी होगी, कुछ हिस्सा बाहर है तो कुछ अंदर भी होगा, अंदर भी होगा ना। तो बताओ जब अंदर वाले कैडमियम से जब वो टकराएंगे तो कैडमियम क्या करता है, उन न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ध्यान सुनो, यह क्या करता है, मंदक, यह न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करता है। न्यूट्रॉन ऊर्जा को क्या करता है, कम। और ये क्या करेगा, जो न्यूट्रॉन निरंतर बढ़ रहे हैं उनको ही अवशोषित कर लेगा। तो ये अवशोषित करके जो भी इधर मान लो न्यूट्रॉन, मान लो अगर 1000 2000 10,000 निकल गए, इधर उधर भाग रहे हैं, जो भी भागते समय अगर नाभिक से टकराएंगे यूरेनियम के तो विखंडन करेंगे, और अगर कैडमियम से टकराएंगे तो कैडमियम उनको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इससे न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वह तेजी से बढ़ नहीं पाती, और ये अपक्रिया हमारे को, इसलिए अपक्रिया को क्या करते रहे, नियंत्रित कर दे रहा है। इसलिए इसको नियंत्रक छड़ें भी कहते हैं। कैडमियम छड़ क्या कहते हैं, नियंत्रक छड़ें भी कहते हैं। ठीक है, ये बात फिर सुन लो, नियंत्रक में लिख लो, लिखोगे इसमें कि इस अपक्रिया में, नाभिकीय विखंडन की अपक्रिया में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तीव्रता से बढ़ती है, तीव्रता से बढ़ती है। अतः उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए, संख्या को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ें प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, जो बीच बीच में जो भी न्यूट्रॉन क्या होते हैं कैडमियम की छड़ों से टकराते हैं अपक्रिया के दौरान, उन क्या कर लिए जाते हैं, कैडमियम की छड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिससे इनकी संख्या तेजी से बढ़ नहीं पाती। ठीक है, तीव्रता से उनकी संख्या बढ़ है। बताओ यहाँ जैसे विखंडन अंदर हो रहा है, अंदर इसके अंदर हो रहा है, न्यूट्रॉन बहुत उत्पन्न होंगे इधर उधर भागते समय। जब यहाँ जितने कैडमियम की छड़ें बाहर से दिख रही हैं, मान लो ये हमने यहाँ पे 3 ही बनाया है, और भी मान लो जितने भी होंगे, इसमें देखो कुछ ग्रेफाइट की भी छड़ें बन गई हैं, पास में आ रही है, ग्रेफाइट की भी इसमें ब्लॉक बना दिया गया है, पास में आ रही नहीं आ रही, यहाँ पर, यहाँ पे देखो ग्रेफाइट भी बना दिया गया है। ग्रेफाइट का ब्लॉक भी यही काम करता है, नियंत्रण का भी। अब देखो क्या होगा, सुनो, चाहो तो लिख भी सकते हो इसमें, ग्रेफाइट के जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक मतलब समझो ईंट, जैसे हमने 7 फीट बना दिया शील्ड, उस शील्ड के अंदर वाला जो सबसे लेयर होगी वो ग्रेफाइट का भी बना देते हैं। किसका बनाते हैं, ग्रेफाइट का। उसका रीजन सुनो क्या होगा, ये जो हम शील्ड बनाते हैं 7 फीट की, इस फिगर के बाहर होता है। अब सुनो, ये हमारा किसका है, ये हमारा ग्रेफाइट का ब्लॉक है। अंदर विखंडन मान लो शुरू हो गया, तेजी से न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, और न्यूट्रॉन बढ़ते समय नाभिक को भी तोड़ेंगे, इधर उधर संख्या बढ़ते समय वो जब कैडमियम की छड़ से टकराएंगे अंदर, तो क्या हो गए, वो अवशोषित, संख्या घटी। इसके अलावा इधर उधर भागते दौड़ते अगर बाहर ये दीवार वाले ब्लॉक से टकरा गए कबर से, तो ये कौन है, ग्रेफाइट, ये क्या कर देगा, उनको मंद कर देगा। पास में आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पे समझा रहा है कैडमियम की छड़ ये नियंत्रक छड़ का काम करती है। इसमें लिखोगे कैडमियम का, इसमें क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो बढ़ते हुए न्यूट्रॉनों की संख्या में, जब न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं और वो कहाँ से गुजरते हैं, कैडमियम की छड़ों पे जब टकराते हैं, तो कैडमियम की छड़ों के द्वारा क्या कर ले जाते हैं, अवशोषित कर ले जाते हैं, जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। अतः यह क्या करता है, और नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करेगा। क्लियर हो गया, अपने हिसाब से व्याख्या कर लोगे। अब आ जाओ शीतलक, कूलेंट। ठीक है, सुना गया ना। अब एक बार फिर क्या देखो, कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे लिखने में। मैटर क्या है इसमें, मैटर बस केवल समझो, मैटर क्या है, नियंत्रक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा अनियमित रूप से बढ़ रहा है। ये तो केवल मान लो मंदक जो हमारा ग्रेफाइट है, भारी जल है, ये सब केवल उसकी ऊर्जा को कम कर देंगे, उसकी ऊर्जा क्या करेंगे, कम कर देंगे। लेकिन यह न्यूट्रॉनों की संख्या को नहीं कम करेंगे, न्यूट्रॉन तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और न्यूट्रॉन जब बढ़ते जाएंगे तो वो अपक्रिया को क्या बनाते हैं, और नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया बनाते हैं। उसी को कम करने के लिए हम नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं, ये नियंत्रित कर देता है अपक्रिया को। कैसे करेगा, लिखोगे इसमें नियंत्रक के रूप में क्या कहता है, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। जो
जो न्यूट्रॉनों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। यानी जो भी न्यूट्रॉन वहाँ से गुजरेगा इस छड़ के इर्द गिर्द से या उस पर टकराएगा, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बात में आ रही है। अतः क्या करेगा हमारा, यहाँ पे जब ये उसकी संख्या को कम कर देता है, जिससे किसकी संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या को कम कर देता है, जिससे हमारी अपक्रिया क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। समझ में आ गया। अगर मान लो न्यूट्रॉन को ज्यादा कवर कर रहे हैं तो इसको छड़ को और अंदर दबा दो और ज्यादा अवशोषित करेगा। जितना हिस्सा अंदर जाएगा उसमें वो उतने ज्यादा न्यूट्रॉन उसे टकराएंगे, अवशोषित कर लेगा वो। बात ना रही। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी श्रृंखला अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। बस इतना लिख दो तब भी हो जाएगा। श्रृंखला अवक्रिया को, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रॉनों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं। इस छड़ों को क्या कहते हैं, इन छड़ों को नियंत्रक कहते हैं। समझ में आ गया एकदम क्लियर। अब आ जाओ शीतलक। यहाँ पे लिखोगे नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा बहुत अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। हर रिएक्शन से कितनी ऊर्जा निकलती है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। लिखोगे इसमें इतनी ऊर्जा निकलती है कि वहाँ का तापमान क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। अगर इसको बताओ ठंडा नहीं किया जाएगा तो फिर कुछ ही घंटे लगेंगे, सब पिघल के बाहर खत्म हो जाएगा। बात में आ रही है। तो यहाँ पे लिखोगे कि जो वहाँ पे लिखोगे नाभिकीय विखंडन के दौरान क्या होता है, हमारा जो चैम्बर होता है, दहन कक्ष होता है, या इसको कक्ष कर सकते हो, रिएक्टर कक्ष कर सकते हो। उसके अंदर क्या होती है, ऊष्मा बहुत अधिक, यानी ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे उसका तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। अतः उसको क्या करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, यानी उसके तापमान को कम करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे 3 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, हवा, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, लिख देना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे, जल का प्रयोग करेंगे। कैसे करोगे, जैसे मान लो ये हमारा चैम्बर हो गया, अंदर खूब ऊष्मा चल रही है, एकदम हीट हो गया। अब इसके बाहर एक लेयर बन गई, इसके बाहर वाले लेयर से हम हवा गुजारेंगे या जल गुजार दें। जैसे इंजन होता है एकदम, जैसे मान लो ये हमारा हो गया रिएक्टर, समझ लो ऐसे हो गया, ये दीवार बाहर की बनी हुई है। अब मान लो खूब अंदर ऊष्मा होने लगी, इसमें गर्म होने होता गया। हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे चैम्बर बना दिया, हमने डबल बना दिया। देखो अब अंदर वाले मान लो हमने जल भेज दिया, क्या भेज दिया हमने, जल भेज दिया। अब ये जल क्या होगा, ये जब यहाँ से गुजरेगा, बताओ इस दीवार की ऊष्मा को अवशोषित करेगा, नहीं करेगा, अवशोषित करेगा। इधर ऊपर बना देंगे, गर्म जल कहाँ उठता है, हमेशा ऊपर। ये जब गर्म हो जाएगा तो भाप बन के ऊपर से निकलेगा। कहाँ निकलेगा, भाप बन के। तो भाप क्यों बन गया है, भाप कैसे बन गया है, क्योंकि यहाँ से जो ऊष्मा निकल रही है उसी की वजह वो गर्म हो गया है, और खोल के यहाँ भाप नीचे निकल जाएगा, और यहाँ से हम भेजेंगे ठंडा जल, यहाँ से नीचे सप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा ठंडा जल, कूल वाटर हो जाएगा। ठीक है, ठंडा ठंडा कूल वाटर हो जाएगा यहाँ से। और ये जब यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पूरे सिस्टम से, पूरा इसके क्षेत्रफल से गुजरेगा, तो ये पूरा गर्म है, हमारा सिस्टम पूरा गर्म है, इसकी ऊष्मा को अवशोषित करके यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हवा भेज सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भेज सकते हैं। बात में आ रही है। इसमें लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, सुनो ध्यान से। इससे फायदा क्या होता है, असली काम तो यहाँ होने वाला। सुनो, यहाँ क्या होता है, यहाँ से विद्युत उत्पन्न होगी। यहाँ से जब जल भेजोगे, ठीक है, जब यहाँ से हम जल भेजते हैं तो यहाँ जल क्या होगा, इसमें जैसे लिखोगे यहाँ पे जाता है जल, हमारा गर्म होकर क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, वाष्प में। वाष्प कहाँ उठेगा, ऊपर। वाष्प कहाँ उठेगा, इसमें वाष्प हमारा ऊपर उठेगा। तो मान लो इसको हमने बना दिया ऐसे, ऊपर उठ गया यहाँ पर। अब जब ऊपर उठेगा तो इसको हम लेके चले जाते हैं टरबाइन में। कहाँ ले चले जाएंगे, टरबाइन में ले चले जाएंगे। ठीक है, टरबाइन में क्या होगा, टरबाइन हमारी जो पंखुड़ियां इसमें होंगी, वो पंखुड़ियों पे जाएगा, टक्कर मारेगा वहां पर। यहाँ जब जाएगा एक तरफ से निकल, इसमें प्रवेश करने का रास्ता बना देंगे, और एक तरफ से निकलने का। जब ये जाता है यहाँ से तो पत्तियों पे क्या करेगा, टक्कर मारेगा, और घुमा के दूसरी साइड से निकल जाएगा। तो हमारी उसमें टरबाइन क्या होने लगी, घूमने लगी। टरबाइन होती क्या है, एक तरह से वो मेटल धातु की वो कुंडली बनाई जाती है, और उसके साइड में क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जब वो घूमना शुरू करेगा तो घूमने से क्या हो गया, फ्लक्स परिवर्तन शुरू हो गया।
फाइबर और बी ए कॉस थीटा पढ़े हो नहीं पढ़े हो? थीटा बदलने लगा, फ्लक्स परिवर्तन शुरू हो गया। यहाँ पे क्या शुरू हो गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और क्या बनने लगे? प्रेरित धारा, यानी यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। और उसी का हम प्रयोग करते हैं। या तो पढ़े होगे पहाड़ियों पर चलाते हैं, ढलान के साथ गति जुड़ जाए उसमें हो तो मान लो ठीक है, वहाँ पे हर जगह पहाड़ी तो मिलेगी नहीं, है कि नहीं है? तो यहाँ क्या किया गया? यहाँ पर ये जो हमारा नाभिकीय रिएक्टर है, ये जो इससे ऊष्मा निकल रही है, यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे बीच में 2 चैम्बर बना देंगे। 2 चैम्बरों के बीच में जल, वायु या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रयोग करते हैं। और जल जब यहाँ से गुजरता है तो ये वाष्प में परिवर्तित होकर क्या होता है? दूसरी तरफ से निकल जाता है, जिसे कहाँ से गुजारते हैं? टरबाइन से होकर गुजारा जाता है, जो क्या उत्पन्न करती है? विद्युत उत्पन्न करती है। समझ में आ गया? इतना डीप नहीं तुम्हें जानना है, ठीक है? इतना डीप नहीं समझना है। समझ में आ गई? बस इसमें क्या लिखोगे? शीतलक में लिखोगे कि हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर है, इसके चैम्बर में या इसके कक्ष में क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा निकलने के कारण ये कक्ष बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अतः इसे ठंडा करना आवश्यक है। ठंडा नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, खराब। जैसे गाड़ी चला रहे हो, अगर उसका इंजन ठंडा ना हो तो क्या हो जाएगा? पिघल नहीं जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल का प्रयोग किया जाता है। जल जब इसके चैम्बर में, इसमें क्या, जल इसके जब दहन कक्ष से जब गुजरता है, इसके बगल से क्या होगा? गुजरता है तो गर्म होकर किस में बदल जाता है? वाष्प में। किसमें बदल गया? वाष्प में। ये तो पहले से हवा है और ये भी वाष्प में बदल गया, गैसीय अवस्था है। तो इसको क्या किया जाता है? टरबाइन पे गुजारा जाता है। किस पे गुजारते हैं? टरबाइन पे। और टरबाइन में क्या होता है? जैसे जैसे पत्ती होगी, मान लो हमारा हमने इसे बना दिया गोल सा घूमने के लिए इसको। अब क्या होगा? मान लो एक तरफ से हवा तेजी से, जब वो गर्म हो जाएगा तो गर्म होना तेजी से आता है, और जब तेजी से आएगा तो मान लो एक ब्लेड पे ऐसे गिराते हैं बहुत तेजी से, उसमें नोजल लगाते हैं। नोजल जानते हो? एकदम पतला सा होता है, वो आके तेजी से ब्लेड पे मारेगा, और जैसे ब्लेड पे मारेगा, ब्लेड हमारा इस पर तेजी से घूमेगा तो यहाँ दूसरे साइड से निकलने का रास्ता बना देते हैं उसको। इधर से आया, दूसरे साइड से निकल जाएगा। अब ये ऐसे घूमेगा, इधर आ गया, तब तक अगला वाला मारेगा इसको। अब ये घूमने लगे, यानी लगातार ये घूमना शुरू हो गई कुंडली हमारी। और दोनों साइड में क्या हो गया? फ्लक्स हमारा, फ्लक्स नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, बड़े बड़े प्रबल चुंबक हो गए। अभी क्या उत्पन्न कर देगा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत उत्पन्न हो गई, विद्युत धारा बहने लगी। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसमें छोटा सा लिखोगे, ज़्यादा नहीं इसमें लिखना, कि हमारा क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा निकलने के कारण हमारा कक्ष जो होता है, क्या होता है? रिएक्टर कक्ष जो होता है, परमाणु भट्टी का जो कक्ष होता है, अत्यधिक तप्त हो जाता है, अति तप्त हो जाता है। अतः उसे क्या करने के लिए? ठंडा करने के लिए वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या जल का प्रयोग करते हैं। जब जल इस कक्ष से गुजरता है तो उसकी ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे टरबाइन से गुजारा जाता है। और टरबाइन से गुजरने के पश्चात वो क्या उत्पन्न होती है? यहाँ पर विद्युत उत्पन्न होती है। बस खत्म हो गया। सुना गया ही नहीं आ गया? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, विद्युत उत्पन्न करना। सुना गया? अब आ जाओ, सुरक्षा छड़ें क्या है? समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? जब नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, रिएक्टर कह रहे थे इसको, नाभिकीय रिएक्टर में जब क्या होता है? यहाँ पे जब ऊर्जा को जब यहाँ जब लगातार उत्पन्न हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन लगातार तेजी से बढ़ते जाते हैं। तो हमारा मंडक क्या करता है? ये जो ग्रेफाइट भारी जल और BeO है, यह बस उसकी गतिज ऊर्जा को कम कर देता है, उसकी ऊर्जा क्या कर देता है? कम कर देता है। और जो नियंत्रक छड़ें हैं, जब वो नियंत्रक छड़ों से टकराएंगे तो नियंत्रक छड़ें क्या करेंगे? उसको अवशोषित कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो मान लो अब नियंत्रक छड़ें तो हम पूरा दीवार भर लगाएंगे नहीं, है कि नहीं है? और इतने छोटे छोटे गैप को मान लो छोड़ दिया, इसमें पता नहीं असंख्य परमाणु होंगे, विखंडन से असंख्य न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। अब उतनी ज़्यादा कोई अवशोषित नहीं कर सकता। बात में आ रही है? तो यहाँ पे सुरक्षा छड़ें अवशोषित तो करती हैं, जिससे कुछ हद तक हमारी अपक्रिया क्या नियंत्रित हो जाती है, पर लंबे समय के लिए नहीं होती है। यहाँ लगातार न्यूट्रॉनों की संख्या तब भी बढ़ती रहती है, बस थोड़ा सा धीमे बढ़ेगी नियंत्रक की वजह से, थोड़ा धीमे बढ़ती है नियंत्रक की वजह से। और अंत में न्यूट्रॉनों की संख्या जब बहुत अधिक हो जाती है तो इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है, स्वतः ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि जो सुरक्षा छड़ें इसमें हैं, ये स्वतः अपने आप अंदर एकाएक, ये पूरा इनका समूह होता है। सुरक्षा छड़ों क्या होता है? एक समूह, यानी पूरा सेट ही रहता है। ये पूरा सेट एकाएक एक साथ अंदर बैठ जाएगा और पूरी अपक्रिया को शट ऑफ कर देगा, यानी पूरी तरह। ये लोग कहते हैं शट ऑफ। हम लोग जब छोटे थे ना तो अंग्रेजी नहीं आती थी, ठीक है? किसी अंग्रेजी कोई मूवी देख रहे थे, हम सुन लिए शट ऑफ,
हम लोग कहते हैं शट ऑफ होता है, शट ऑफ, हम लोग शट ऑफ कहते थे। असल में अंग्रेजी आती नहीं थी उस समय, गाँव में तो एकदम नहीं, अब थोड़ा माहौल बदल गया। बताया नहीं, जैसे जयकाल था वो कहता था पावर शक्तिमान में, तो हम लोगों को सुनाई देता था पावर कह रहा है, हम लोग उसकी एक्टिंग उतारते थे, पर सही अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे क्योंकि अंग्रेजी कोई माहौल नहीं था। तो शट ऑफ कर देगा मतलब इसको कुछ समय के लिए बंद कर देता है पूरी तरह क्रिया को, बात में आ गई। और उसके बाद पुनः अगर इसको ऑन करना है तो इस सुरक्षा छड़ों के सेट को क्या कहता है, बाहर खींचा जाता है, उसके बाद इस फिर से शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये जो सिस्टम है, सुरक्षा छड़ें एकाएक अगर अब क्रिया नियंत्रित हो गई तो उसमें कंपन शुरू हो जाता है पूरे चैम्बर में, अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप कंपन बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। अगर इसको इस्तेमाल ना किया जाए तो कुछ ही समय के बाद वो विस्फोट हो जाएगा, विस्फोटक का काम कर देगा वो। बात में आ रही? इससे बस इतना होता है कंट्रोलर से कि थोड़ा सा वो कुछ नियंत्रित कर देगा, पूरी तरह नहीं। बात में आ रही है? अब इसे 1 से 3 निकला, 3 से 9 हो गए, ऐसे बढ़ते जाएगा तो कुछ हद तक वो असूचित करता है, सभी को नहीं। समझ में आ गया? ये लिखोगे इसमें लिखोगे कि इसमें, ठीक है, परमाणु भट्ठी में एक सुरक्षा छड़ों का सेट होता है, समूह होता है, ठीक है, जो स्वतः क्रिया क्या हो जाए, जब अनियंत्रित हो जाती है तो स्वतः क्या होता है, अपने आप वो छड़ों का सेट जो होता है अपने आप स्वतः अंदर दब जाता है या धस जाता है, जिससे अब क्रिया कुछ समय के लिए क्या होती है, शट ऑफ हो जाती है, ठीक है। और पूरी तरह अब क्रिया क्या होती है, कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। फिर अगर आवश्यकता अनुसार हमें प्रारंभ करना हो तो हम इन सुरक्षा छड़ों के सेट को क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं, या बीच में अगर हमें ही रोकना हो तो हम भी क्या करेंगे, सुरक्षा छड़ को दबा के अब क्रिया को पूरी तरह रोका जा सकता है, अब क्रिया को पूरी तरह रोका जा सकता है। ये छड़ अंदर जाएगा, पूरी तरह रोक देगा अब क्रिया को, इसे हम लोग कहते हैं सुरक्षा छड़े। समझ में आ गया? ये सुरक्षा छड़े कभी भी इमरजेंसी में हम चाहें तो इसको क्रिया को रोक सकते हैं हम भी। अगर स्वतः काम नहीं किया तो हम अपने से मैनुअल भी इसको चाहे तो छड़ों को अंदर दबा देंगे तो क्रिया शट ऑफ हो जाएगी, पूरी तरह रुक जाएगी, ठीक है। एक बार तेजी से देखो, कुछ इसमें नहीं, 2-2 लाइन क्यों लिखते जाओगे, हमने ज़्यादा बता दिए, 2-2 लाइन क्यों लिखते जाना है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर किसे कहेंगे? एक ऐसा उपकरण जो क्या करता है, जो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित अपक्रिया के द्वारा, जो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के द्वारा क्या करता है, ऊर्जा देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर, या उसी को कहते हैं परमाणु भट्ठी। सिंपल सा। इसके मुख्य भाग होते हैं ईंधन, इसमें ईंधन के तौर पे या ईंधन के लिए हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। वैसे प्लूटोनियम 239 जो है ये हमारा इससे बेटर है, अच्छा ईंधन है हमारा प्लूटोनियम 239 है, पर समस्या ये है कि बिना इसको भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूरेनियम ही हमारा एक ऐसा तत्व है जो अंत में मिलता है, ये 92 होता है, सभी पता होगा, और ये होता है 94। 92 के आगे का तो सभी को पता है, धरती पे पाए नहीं जाते, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी तत्व, इसी से इसको प्राप्त किया जाता है, लेकिन इससे अच्छा है। छोड़ो, एक लाइन को लिखो, इसमें क्या करते हैं, ईंधन के तौर पर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है, या करके दोनों में से किसी एक को। अब आ जाओ मंदक के लिए, लिखोगे नाभिकीय अपक्रिया के दौरान न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, ठीक है, ग्रेफाइट, भारी जल अथवा बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। और इसमें लिखोगे, इसमें भारी जल क्या है, सबसे अच्छा मंदक है, बस काम खत्म। सिंपल समझा रहा है ना। आगे बढ़ो, परीक्षक इसमें शील्ड लिखोगे, इसमें कि इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के दौरान नाभिकीय रिएक्टर से गामा कीड़े निकलती हैं, जो कार्य करने वाले कर्मचारियों अथवा पास के किसी भी व्यक्ति को क्या करती है, उसके लिए बहुत ही हानिकारक होती है, हानिकारक है, साफा कर देगी, ठीक है, हानिकारक होती है। अभी बीच में बोलेंगे कंफ्यूज हो जाओगे। अतः इसे क्या करने के लिए, इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सभी तरफ कंक्रीट की मोटी मोटी क्या की जाती हैं, दीवारें, क्वेश्चन लिख सकते हो, लगभग 7 फीट मोटाई की दीवारें बनाई जाती हैं। क्लियर हो गया एकदम स्पष्ट। अब आ जाओ, नियंत्रक लिखोगे, ठीक है, लिखोगे न्यूट्रॉनों की बढ़ती हुई संख्या जो है क्या करती है, नाभिकीय अपक्रिया को अनियंत्रित बनाती है। अतः उसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं, जिससे जब भी कोई न्यूट्रॉन अंदर टकराता है तो टकराते ही कैडमियम के द्वारा क्या कर लिया जाता है, और शोषित कर लिया जाता है। अतः यह अपक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। समझ में आ रही है। अब आ जाओ शीतलक, लिखोगे इसमें विखंडन के दौरान क्या होता है, प्रत्येक अपक्रिया से 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, या लिखोगे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे क्या होता है, हमारा चैम्बर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, अति तप्त हो जाता है,
या बहुत गर्म हो जाता है, अतितप्त हो जाता है, अतः उसे ठंडा करने के लिए या उसको शीतल करने के लिए वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या जल का प्रयोग किया जाता है। जल जब इसको यहाँ से गुजरता है, इसके चैम्बर से जब कक्ष से जब गुजरता है तो वह वाष्प में इसकी उष्मा को अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहाँ से गुजारा जाता है, टरबाइन से गुजार कर उससे विद्युत प्राप्त की जाती है। बस काम खत्म। सुरक्षा छड़ें ये क्या होती है, यह छड़ों का एक समूह होता है जो क्या होता है, स्वतः अपक्रिया के अनियंत्रित होने पे अपने आप क्या होता है, अंदर धंस जाता है चैम्बर में और अपक्रिया को कुछ समय के लिए क्या कर देता है, शट ऑफ कर देता है पूरी तरह। इसे पुनः चालू करने के लिए हम इन छड़ों को क्या करते हैं, बाहर खींचते हैं और ये पुनः क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। बस काम खत्म। देख लो रचना, कंस्ट्रक्शन। कहीं जाओगे तो लोग कहेंगे कंस्ट्रक्शन का काम चला है, इधर से इधर मत जाओ, ठीक है, नहीं कहते हैं लोग, कहते हैं इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उधर मत जाओ। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, इधर कोई नहीं आएगा, एक भी विखंडन हुआ फिर दिक्कत है, इधर आ जाओ वापस। रचना में सिंपल सा जो अगर हम पार्ट इसका जान गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या होता है, इसमें लगभग वही शील्ड से हम शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें एक कक्ष होता है जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए या इसमें गामा कीड़े जो निकलती हैं वह कर्मचारियों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए क्या करते हैं, एक मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है जिसकी मोटाई लगभग कितना होती है, 7 फीट तक होती है, सिंपल सा। अब आ जाओ, इसमें क्या होता है, इसमें यूरेनियम की छड़ें लगाई जाती हैं और कैडमियम की छड़ें प्रयोग की जाती हैं। इसके अतिरिक्त और क्या होता है, इसके ऊपर इस कक्ष में सबसे पहले क्या कहता है, ग्रेफाइट का ब्लॉक बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, ग्रेफाइट का ब्लॉक बनाया जाता है। इस ब्लॉक के ऊपर तब कंक्रीट की, ब्लॉक के चारों तरफ कंक्रीट की जो है हम दीवार बनाते हैं। बस में आ रही है। इसमें सबसे पहले हमारा जो कक्ष होता है उस कक्ष को हम ग्रेफाइट, फिर से सुन लो, जो हमारा कक्ष होता है इसमें सबसे पहले उसको किसे बनाते हैं, ग्रेफाइट के ब्लॉक यानी इसके टुकड़े से मिलकर बनाते हैं। उसके बाद तब लगभग मोटी कंक्रीट की दीवार जो 7 फीट मोटाई की होती है तब उसे बनाते हैं, क्योंकि इसको प्रयोग से क्या होता है, जो न्यूट्रॉनों की गति होती है जब भी वो दौड़ते भागते समय, आदमी भागते मत लिखना, दौड़, ठीक है, गति करते समय क्या होता है, जब भी दीवार से टकराते हैं ग्रेफाइट की दीवार से तो उनकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा कंक्रीट की दीवार हो गई, लिखेंगे इसके ऊपर क्या होता है, चारों दिशाओं में लगभग 7 फीट की मोटी कंक्रीट की दीवार होती है, जिसके ऊपर एक क्या होता है, एक सिरे पर सुरक्षा छड़ें, कई छड़ों का समूह होता है जिसे क्या कहते हैं, सुरक्षा छड़ें, जिसे तात्कालिक समय के लिए शट ऑफ करने के लिए या इसको ऑन करने के लिए, शट ऑफ या शट ऑन करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। पास में आ गई, जिसको हम लोग क्या करने के लिए, शट ऑफ करने के लिए तात्क्षणिक समय पे या फिर इसको ऑन करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ, इसमें क्या होती है, इसके अलावा इसमें यूरेनियम की छड़ और कैडमियम की छड़ भी प्रयोग की जाती है, जिसके ऊपर हम एल्युमिनियम का क्या चढ़ाते हैं, ढाल, कबर चढ़ाते हैं, ढाल चढ़ाते हैं, इस पर एल्युमिनियम का कबर चढ़ाते हैं, कबर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। क्यों चढ़ाते हैं, ताकि इसका ऑक्सीकरण न हो, खराब न हो छड़ें, इसलिए क्या करते हैं, इसमें बाहर वाले सिरे पे, अंदर नहीं, बाहर वाले सिरे पे क्या करते हैं, एल्युमिनियम का कबर लगाया जाता है। समझ आ गया। अब उसके बाद इसमें आ जाओ, क्या इसमें छूट रहा और कुछ, हाँ इसके बारे में लिखो, रचना में लिख रहे हैं ना। कैडमियम की छड़ क्या करती है, कैडमियम की छड़ को आवश्यकता के अनुसार इसको हम चाहें तो इसको अंदर भी दबाया जा सकता है, ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं। जो न्यूट्रॉन निरंतर बढ़ती हुई संख्या से क्या करें, अपक्रिया को अनियंत्रित बनाने का प्रयास करते हैं, उनको ये अवशोषित करता है, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा छड़ी क्या होती है, अगर इमरजेंसी में कभी भी अपक्रिया हमारी अनियंत्रित का रूप लेती है तो सुरक्षा छड़ी क्या होती हैं, एकाएक, देखो पिछले में हमने रचना में बात नहीं लिखने को कहा था, क्योंकि ये चीज़ें हम रचना में ही लिखेंगे, जो अंदर हेडिंग थी सुरक्षा छड़ें उसमें हमने नहीं कहा था, इसमें लिखोगे कि ये क्या होती है, ये स्वतः अपने आप अंदर धस जाती हैं और धस के अपक्रिया को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, ठीक है। तो इसमें जितना भी चीज़ें हैं जो दिख रही है, जितना भी उसमें लिखे हो, अब सुन लो, हाँ यहाँ पे उसमें जितना भी चीज़ें दिख रही है, इसमें तुम्हें एल्युमिनियम, यूरेनियम का छड़, कैडमियम का छड़, ग्रेफाइट का ब्लॉक बता दो, सुरक्षा छड़ें बता दो, इसके ऊपर क्या किया हमने, कंक्रीट की दीवार बना दी, इतना बस बता दो, बहुत हो गया। रचना समझ में आई कि नहीं आई, रचना समझ में आ गई।
रचना में हमने क्या कहा, हमारा एक कक्ष होगा, सुन लो, एक कक्ष चैम्बर, जो दहन कक्ष, जिसमें क्या रखते हैं, फ्यूल रखा जाता है। क्या रखते हैं इसमें, फ्यूल या ईंधन रखते हैं। उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, हर तरफ ग्रेफाइट का ब्लॉक बना दिया जाता है। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है। इसमें काम मत लिखो, कार्य अलग से लिख लेंगे। ग्रेफाइट का ब्लॉक होता है जिसके सभी दिशाओं में मोटी कंक्रीट की दीवार, जो लगभग कितना होती है, 7 फीट मोटी बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यूरेनियम की छड़ और कैडमियम की छड़ें प्रयोग करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम का क्या चढ़ा देते हैं, इस पर कवर चढ़ा दिया जाता है, जिससे ऑक्सीकरण न हो। ठीक है, इसके एक साइड में क्या होती है, एक छड़ों का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुरक्षा छड़ें कहते हैं। ठीक है, जिससे आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है, इमरजेंसी सटाव के लिए और आन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बस हो गया, समझा के नहीं आ गया। ठीक है, और भी लिखना चाहो तो इसमें मंदक का लिख सकते हो, इतना बहुत हो जाएगा, जैसे बोलने में छोटा लगता है, पर इसमें जितना पोर्शन है उतना लिखो, क्योंकि तुमसे अगर रचना पूछ रहा है तो क्रियाविधि भी पूछेगा। ये टॉपिक अपने आप लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लिखने का प्रयास मत करो। जो दे रहा है, जितना इसमें दिख रहा है फिगर में, फिगर हमने कहा आसान सा ऐसे बनाओगे, एक है हो गया, इसी से कुछ डिस्टेंस ऐसे तिरछा लेके दूसरा भी ऐसे बना लो, और इसमें ऐसे आराम से लाइनिंग ऐसे ऐसे करते चलो, फटाफट बन जाएगा। अब आ जाओ फिगर के बाद, रचना समझ में आ गई, रचना कर लोगे। जितना इसमें दिख रहा है सबके बारे में चर्चा कर दो। क्या नहीं दिख रहा है इसमें, इसमें केवल 7 फीट जो मोटी दीवार है वो नहीं दिख रही, बस वो ग्रेफाइट के ऊपर सभी दिशाओं में बनाई जाती है। क्लियर है, वही बस इसमें नहीं दिख रहा है, और बाकी सब। अब आ जाओ कार्य विधि देख लो इसमें, बस वर्किंग देख लो, वर्किंग मेथड। इसमें ये मत लिखना कौन कैसे काम करता है, वो रचना मत लिख देना। रचना में बस यही बताओ क्या क्या है इसमें, बस इतना ही लिखना है, क्या क्या है इसमें, बस। ठीक है, काम इसमें लिखेंगे। अब आ जाओ, जैसे इसमें लिखोगे इसमें लिखोगे जब यूरेनियम को क्या करना होता है, जब यूरेनियम का विखंडन लिखोगे, स्वतः इसमें पहले से कुछ न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। किसमें, इसे लिखोगे नाभिकीय रिएक्टर में स्वतः पहले से कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें यूरेनियम की छड़ को अंदर दबाते, यूरेनियम की छड़ क्या करते हैं, हल्का सा अंदर पुश करते हैं, अंदर दबाते हैं। दबाते ही क्या होता है, उनका विखंडन प्रारंभ हो जाता है। उनका विखंडन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, बशर्ते हमारी सुरक्षा छड़ क्या हो, बाहर खींची हुई हो, तो विखंडन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात अगर हमें बीच में क्या करना है, क्रिया को नियंत्रित करना है, या आप एक मिनट, नियंत्रित ऐसे लिखोगे, विखंडन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन, अब क्रिया के दौरान क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया शुरू हो जाएगी, श्रृंखला क्रिया शुरू हो जाती है। और लिखोगे जैसे ना आपकी विखंडन शुरू होता है इसका, इसे क्रिया हमारी कौन सी हो गई, श्रृंखला क्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें से उत्पन्न न्यूट्रॉन जब भी दीवार से, किसके, ग्रेफाइट ब्लॉक की दीवार से टकराते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, दीवार के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ब्लॉक के द्वारा, ग्रेफाइट के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और उसको मंद कर देता है। इसके दौरान अगर वो गति करते समय या विखंडन करते समय अगर कैडमियम के छड़ से टकराते हैं, तो कैडमियम की छड़ क्या कर लेती है, उन्हें अवशोषित कर लेती है, जिससे उसकी संख्या क्या हो जाती है, कुछ कम हो जाती है, और अब क्रिया हमारी क्या होती रहती है, नियंत्रित होती रहती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नियंत्रक छड़ कहते हैं इसको, या इसको नियंत्रक कहते हैं, कंट्रोलर। ठीक है, अगर विखंडन की हमारी क्रिया क्या हो जाए, तीव्रता से ऐसे बढ़ती चली जाए और ज़्यादा ये क्या हो जाए, ये पकड़ ले कौन सा रूप, एक नियंत्रित होती, अनियंत्रित का रूप धारण कर ले, तो सुरक्षा छड़ें स्वतः अपने आप क्या होती है, अंदर दब जाती हैं, और अब क्रिया को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, शट ऑफ कर देती हैं। पुनः फिर से चालू करने के लिए हम सुरक्षा छड़ों क्या करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, और उसके बाद ये स्वतः क्रिया क्या होती है, फिर से प्रारंभ हो जाती है। बस इतना सा लिखो इसमें। ठीक है, इसमें और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो जितना अपने लेवल के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना हो, मान लो तुमसे रचना और कार्य विधि भी पूछ दिया, नंबर 2-3 नंबर है, तो क्या करोगे, मान लो तुमसे भाग भी पूछ दिया, मुख्य भाग का वर्णन, तो ज़्यादा खुदा हो जाएगा। और लिखना चाहो लिख सकते हो। अब क्रिया को मंदन करने के लिए और इससे उत्पन्न उष्मा को अवशोषित करने के लिए क्या करते हैं, बीच में एक क्या करेंगे, गैप बनाया जाता है, जिससे हम लोग क्या गुजारते हैं, जल को गुजार देते हैं। ठीक है, वह जल क्या करता है, इसकी उष्मा को अवशोषित कर लेता है, पास में आ रही है, और अवशोषित करने के पश्चात क्या करेगा, वह भाप में परिवर्तित हो जाएगा, जो कहाँ भेजा जाता है, टरबाइन में, जिसके द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। नहीं तो फिर केवल एक काम बता दो सबका, सिंपल सा हो गया, ज़्यादा नहीं।
एक बार फिर बताएं, रहने दें, जल्दी बोलो, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, जितना चीज़ें इसमें दिख रही है, हमने कहा कोई शील्ड नहीं दिख रही, उसकी भी चर्चा कर दो पूरा छड़ के बारे में। अरे 4-6 लाइन जाएगा, नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा। अरे इसमें सबके बारे में जब बताओगे तो ठीक है। उसके बाद कार्यविधि में सभी छड़ों का काम बता दो। यूरेनियम का छड़ का काम हमने बता दिया। इसको अंदर जैसे दबाओगे, हमेशा इसमें न्यूट्रॉन स्वतः पहले से मौजूद रहते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम के छड़ को अंदर करोगे, पुश करोगे, अंदर दबाते हैं, विखंडन प्रारंभ हो जाता है। विखंडन हमारा क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और विखंडन हमारा क्या होगा, यहाँ पे श्रृंखला का रूप ले लेता है। कौन सा रूप हो जाता है, श्रृंखला क्रिया का। हाँ, एक चीज इसमें लिखोगे, कार्यविधि जरूर लिखोगे कि यूरेनियम की छड़ का जो आकार होना चाहिए, आकार, वह क्रांति का आकार से बड़ा होना चाहिए। क्रांति का आकार बताया था हमने ना, बताया था कि कम से कम वह छोटे से या न्यूनतम वह आकार जो क्या श्रृंखला क्रिया के लिए क्या हो, पर्याप्त हो या आवश्यक हो, है ना। तो यहाँ एक चीज लिखोगे, इसमें यूरेनियम की छड़ का आकार क्रांति का आकार से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी क्रांति का आकार ला के रख दो, ठीक है, क्रांति का आकार से बड़ा होना चाहिए। तो इसको हम जैसे पुश करते हैं, इसमें क्या प्रारंभ हो जाता है, इसको दबाते ही इसमें विखंडन अपक्रिया शुरू हो जाएगी। आपकी विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं, जब वो दीवार से टकराते हैं तो ग्रेफाइट के द्वारा उनकी क्या कर दी जाती है, गतिज ऊर्जा को, तीव्रता को कम कर दिया जाता है। ऊर्जा को अवशोषित करके तीव्र न्यूट्रॉनों को मंद कर देता है। तीव्र न्यूट्रॉनों क्या कर देगा, मंद कर देता है। इसके अतिरिक्त अगर न्यूट्रॉन किसी से टकराते हैं, अगर वो विखंडन करते समय या गति करते समय कैडमियम की छड़ से टकराते हैं, तो इसके द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार विखंडन की अपक्रिया क्या होती है, निरंतर इसमें चलती रहती है, ठीक है। यदि कि ये अपक्रिया बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए, अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया का रूप ले लेती है, तो सुरक्षा छड़ों का जो सेट होता है, ठीक है, जो समूह होता है, वो स्वतः क्या होता है, एक साथ बैठ जाता है और अपक्रिया कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, शट ऑफ हो जाती है, ठीक है। और इसमें कुछ बचा नहीं। उस पर लिखोगे, पुनः इसे प्रारंभ करने के लिए क्या करते हैं, सुरक्षा छड़ों के सेट को बाहर की ओर खींच दिया जाता है और अपक्रिया हमारी क्या होती है, पुनः फिर से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। बात नहीं है, ध्यान देना इसमें। देख लो, इसका उपयोग देख लो। प्लूटोनियम 239 का उत्पादन सबसे पहला है, सबसे पहले। एकदम ध्यान सुन लो केवल, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया था। प्लूटोनियम 239 आखिर इसकी क्या जरूरत है उत्पादन की, ठीक है। हमने कहा कि जो यूरेनियम 235 है वो विखंडन के लिए ठीक तो है, लेकिन उससे भी अच्छा हमारा कौन है, हमारा जो फ्यूल है हमारा, यानी ईंधन का काम कौन करता है, प्लूटोनियम 239 करता है। तो चाहो लिख सकते हो, यूरेनियम 235 से अच्छा हमारा जो है ईंधन के रूप में कौन काम करता है, प्लूटोनियम 239 करता है, जिसके उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं, हम नाभिकी विखंडन का इसमें प्रयोग करते हैं। नाभिकी रिएक्टर का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं, नाभिकी विखंडन के दौरान, सुनो, नाभिकी विखंडन यूरेनियम 235 अगर हमारा है, ठीक है, इसमें मान लो बीटा रेज निकल गई, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अगर इससे बीटा रेज निकल गई, तो बीटा रेज निकलने में बताओ एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता है, बढ़ता है, एक बढ़ जाएगा ना। अगर बीटा रेज इसमें से मान लो निकल गया, बीटा का मतलब क्या बताया था, -1 और 0, तो द्रव्यमान में तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो 235 से 239, रुक जाओ 235 नहीं 238 उठाओ, हाँ 238 का प्रयोग करेंगे। 238 सुनो, जब यूरेनियम 238 हम लेते हैं, इसमें सबसे पहले देखो प्लूटोनियम हमें चाहिए, तो प्लूटोनियम के लिए कितना है, 239। बताओ एक इसका द्रव्यमान कैसे बढ़ेगा, हाँ इसका रिएक्टर का ही उपयोग है। जब यहाँ एक न्यूट्रॉन जब इससे गुजरेगा और ये क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा,
यूरेनियम 238 को हमने अगर इसमें रख दिया, इसमें न्यूट्रॉन उत्सर्जित है, न्यूट्रॉन जैसे अवशोषित, तो हमने पहले भी कहा था कि ऊर्जा चूंकि इसमें कम होती है, यहाँ जो न्यूट्रॉन होता है मंद न्यूट्रॉन से 235 टूट जाता है, पर 238 हो तो वो क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। और अगर इसने अवशोषित कर लिया तो ये यूरेनियम तो रहेगा ही रहेगा 92, ये तुरंत बदलेगा कितना, 239। क्या बने देगा तुरंत, देखो एक द्रव्यमान होता है इसमें 239 हो जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं, 239 हो जाएगा। पास में आई। अब सुनो क्या होगा, ये जो यूरेनियम हमारा है 239, यह 2 बार, देखो हमें कहाँ पहुंचना है, हमने बताया था इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 94 बताया। तो अगर परमाणु क्रमांक बढ़ता कैसे है, बीटा के उत्सर्जन के, किससे उत्सर्जन से, बीटा के उत्सर्जन से एक परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो अगर ये 2 बार बीटा का उत्सर्जन कर देगा, इसने एक बार कर दिया तो ये पहुंच जाएगा 93, और 93 होता है हमारा एनपी। 93 कौन होता है, 93 होता है हमारा एनपी। ये 239 ही रहेगा, यहाँ निकल गया बीटा, ये निकल गया बीटा, और प्लस यहाँ निकलेगा ऊर्जा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो। एक बार फिर से अगर इस एनपी का फिर से अगर एक बार क्या हो गया, यहाँ पर अगर इसका बीटा उत्सर्जन फिर से एक बार हो गया, रेडियोएक्टिव पदार्थ है ना, तो ये पहुंच जाएगा कहाँ, 93 से 94, और 94 किसका है, प्लूटोनियम का है। और ये प्लूटोनियम क्या है, यह विखंडन के लिए यूरेनियम से भी बेहतर, यूरेनियम 235 से भी बेहतर है। तो इसके निर्माण के लिए हमें 238 की जरूरत है, लेकिन यहाँ जो नाभिकीय विखंडन में जो न्यूट्रॉन निकल रहा है, अगर इस मंद न्यूट्रॉन को, किस न्यूट्रॉन को, मंदगामी न्यूट्रॉन को यूरेनियम 238 से गुजारते हैं, तो हमें मिलता है यूरेनियम 239 मिलता है, जिससे 2 बार बीटा किरणों के, 2 बार बीटा किरणों के उत्सर्जन से यह हमें क्या बन जाएगा, 92 से कितना हो गया, 94, यानी हमें क्या मिलेगा, प्लूटोनियम 239 प्राप्त होता है, जो हमारा क्या है, यूरेनियम 235 से भी बेहतर क्या है, बेहतर ईंधन का काम करता है। ना रोक के बताए हैं, जैसे कोई वीडियो रोक दीजिए, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये पहला हो गया, इसमें थोड़ा समीकरण इसमें याद करना पड़ेगा, बस समीकरण कठिन नहीं है, उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। प्लूटोनियम का 94 होता है, और ये आसान है, कठिन नहीं, क्योंकि 92 सबको पता है यूरेनियम का होता है। तो यहाँ विखंडन के दौरान यूरेनियम 235 से बेहतर हमारा कौन होगा, प्लूटोनियम 239 होता है, विखंडन के लिए, या ये अच्छा हमारा जो ईंधन का काम करता है, जिसके निर्माण के लिए हमें क्या है, नाभिकीय रिएक्टर की आवश्यकता होती है। इसमें पाए जाने वाले जो मंदगामी न्यूट्रॉन है, उन्हें जब क्या किया था, यूरेनियम 238 से गुजारा जाता है, तो उसको अवशोषित करके क्या बनाता है, यूरेनियम 239। ठीक है, ये कैसा हमारा रेडियो एक्टिव है, ये क्या करेगा, 2 बार बीटा किरण का उत्सर्जन करेगा। एक बार करेगा तो 92 से कहाँ पहुंच गया, 93 एनपी पे, बीटा वहाँ उत्सर्जन हो गया। ठीक है, 2 बार बीटा उत्सर्जन, एक बार और करेगा बीटा उत्सर्जन, तो उस बार कहाँ पहुंच जाएगा, 93 से 94, यानी प्लूटोनियम हमें प्राप्त हो जाता है। सिंपल सा, समझ में आ गया। समीकरण नोट कर लो, मैं तो यही कहूँगा इसमें, एक बार ध्यान सुन लो, समझ में आ गया। प्लूटोनियम, यही इसमें लंबी हेडिंग है, बाकी सब 2-2 4-4 लाइन है, सुन लो ध्यान से। तो यहाँ पे उपयोग में 4 ही उपयोग है मुख्य रूप से इसके, जिसमें ये थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बनेंगे, सब छोटा छोटा एकदम है। इसमें क्या लिखोगे, प्लूटोनियम 239 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा, इसका क्रांतिक जो आकार होता है, हमने क्यों कहा बेहतर, अच्छा मतलब क्या हो गया, 2 चीज़ें होती है। देखो, कोई चीज़ किसी को बेहतर कैसे बनाती है, जब उसकी क्रियाशीलता, एक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो, और उसके अलावा उसका चार्ज कम हो, यानी वो सस्ती चीज़ हो। हम मार्केट में कोई चीज़ वही इस्तेमाल करना चाहते हैं जो अच्छा भी हो और कम दाम का हो। और ये तो गाँव वालों से बेहतर कोई जानता ही नहीं है दाम छोड़वाने में। 100 रुपये का है, वो बैठे रहेंगे दुकान पे 3 घंटा 10 रुपये छोड़वाने के लिए लेकिन जब तक तो छोड़ेगा नहीं तब तक लेंगे नहीं। अगर वो नहीं छोड़ा ना, वो 110 बोल के 100 देते चलेगा, पर वो 100 अगर बोल दिया तो हम 100 में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें लगेगा क्यों नहीं पीछे हट रहा है। चलो इसमें आ जाओ, इसमें देख लो क्या लिखोगे,
प्लूटोनियम 239 जो हमारा है यह सस्ता भी है और सस्ता के अलावा इसका क्रांति का आकार छोटा भी होता है। किससे? यूरेनियम 235 से। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यूरेनियम 235 से क्या होता है, यह क्रांति का आकार इसका छोटा भी होता है, क्रांति का आकार कम होता है, ऊपर से सस्ता भी है। समझ बात आ गई? इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्रांति का आकार कम होना, समझ रहे हो? चयन अपक्रिया बनानी हो तो कम मात्रा में ही श्रृंखला अपक्रिया बन जाएगी इससे। तो इसका उपयोग बम बनाने में किया जाता है। किसमें बनाने में? बम बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता भी है और क्रांति का आकार इसका क्या है, छोटा है। छोटा में बड़ा काम कर देगा, का मतलब है झूठा में। बात समझ नहीं है, इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक चीज और होती है, जैसे क्या है कि यूरेनियम 235 को हम यूरेनियम 238 अगर एक साथ मिला दिया जाए तो कभी कतई कोई रासायनिक अपक्रिया, हमने बताया था ये हमारे समस्थानिक है। कौन? यूरेनियम 235 और 238 यह समस्थानिक हैं और समस्थानिकों को कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। पास में आ रही है? कभी भी रासायनिक गुण के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। लेकिन इस क्रिया के द्वारा 238 के पास क्षमता होती है कि वो क्या बना देगा, प्लूटोनियम बना देगा। और प्लूटोनियम का जो गुण है वो पूरी तरह क्या है, 35 से अलग है। 235 से क्या है, अलग है। इसलिए इसको हम अलग कर सकते हैं। यानी यूरेनियम 238 को 239 प्लूटोनियम में बदलकर उसे यूरेनियम 235 से पूरी तरह उसको अलग किया जा सकता है क्योंकि इसका रासायनिक गुण पूरी तरह से अलग है। आगे बढ़ो, हमने बता दिया इसके बारे में। इसमें समीकरण लिख दोगे तभी बहुत है। इसके जाओ तेजी बस सुनते जाओ। बताओ इसमें हमारा क्या होता है, यूरेनियम 235 के विखंडन में हमारा जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है वो तीव्रगामी होता है कि नहीं होता है? तीव्रगामी होता है। हमने उसको मंदगामी दिया, पर हमने बताया कि विखंडन के बाद मंदगामी से विखंडन हो जाएगा 235 का। लेकिन जो न्यूट्रॉन एक के बाद 3 निकलेंगे वो 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जब पाते हैं, उतना ऊर्जा तापमान, तो इनका क्या होता है, इनका वेग बहुत अधिक हो जाता है, यानी ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। और ये तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है यह किसके काम में लाया जा सकता है, जो और अन्य हमारे बड़े नाभिक हैं उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। समझ में आएगी नहीं बात? ठीक है। यानी यहाँ यूरेनियम 235 से जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं उसके द्वारा हम अन्य जो नाभिक हैं उनको विखंडन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और विखंडन किसके लिए करते हैं? अध्ययन के लिए, क्योंकि बम उसका नहीं बना सकते। समझ में आ रही? समझ में आगे नहीं आ गया? तो अन्य नाभिकों के विखंडन के अध्ययन के लिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 से जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन होता है इसका उपयोग किया जाता है। या यूरेनियम 235 के से प्राप्त यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उपयोग, उच्च ऊर्जा वाले तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उपयोग अन्य नाभिकों के विखंडन में किया जाता है। समझ गया? सिंपल सा, ये सब छोटे छोटे एकदम है। ठीक है। तो हम किसके लिए करेंगे, जब हमें अन्य नाभिकों के विखंडन का अध्ययन करना होगा तो हमें जरूरत होती है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिससे हमको हम ऐसे भी लिख सकते हो कि अन्य नाभिकों के नाभिकीय विखंडन के लिए हमें नाभिकीय विखंडन के अध्ययन के लिए, ठीक है, वैज्ञानिकों को या हमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यूरेनियम 235 से प्राप्त होते हैं। क्योंकि उतना तीव्र न्यूट्रॉन हम कहाँ से लेके आएंगे ऊर्जा के साथ, ये कहाँ से प्राप्त होगा, यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त होता है, जो कहाँ मिलेगा, नाभिकीय रिएक्टर में मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ। कृत्रिम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उत्पादन। देखो किसी चीज के उत्पादन के लिए हम क्या, हमें पहले चीज समझ लो, उपयोग का मतलब क्या होता है, जहां हम उपयोग करने वाले। बताओ इसका उपयोग कहाँ करने वाले हैं, अन्य नाभिकों के नाभिकीय विखंडन के अध्ययन में। ठीक है। तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उपयोग कहाँ होगा, अन्य नाभिकों का अगर विखंडन करना है और उसके विखंडन का हमें अध्ययन करना है तो हमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को उत्सर्जन की आवश्यकता है, जो कहाँ से प्राप्त होती है, यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है। ठीक है। इसका आ जाओ, इसका उपयोग क्या है, कृत्रिम रेडियो आइसोटोप का उत्पादन। सुन लो, रेडियो का मतलब हो गया रेडियो धर्मी, आइसोटोप मतलब हो गया समस्थानिक। ठीक है। हमने बताया कि जो कुछ हमारे रेडियो धर्मी ऐसे समस्थानिक हैं जिसका उपयोग हम जीव विज्ञान में करते हैं, कृषि विज्ञान में आके करते हैं, इसके अलावा और उसको हम लोग डॉक्टरी विभाग में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको उपचार में प्रयोग करते हैं। कई हमारे कैंसर के इलाज है या कुछ और ऐसे उपचार हैं जिसमें प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा,
रेडियो आइसोटोप यानी रेडियो समस्थानी के द्वारा किया जाता है। बात में आ रही है? लिखोगे कृत्रिम रेडियो आइसोटोप जो होता है, कृत्रिम मतलब 92 के आगे बनता नहीं, हमने बताया पृथ्वी पे पाया ही नहीं जाता है, लेकिन लिखोगे उसमें 92 के ऊपर जितने सब कृत्रिम है, और रेडियो तो है ही हो, रेडियो एक्टिव तो है ही वह करें, क्योंकि रेडियो एक्टिव हमारा 84 शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिखोगे कृत्रिम रेडियो एक्टिव, रेडियो जो आइसोटोप है या रेडियो समस्थानिक जो तत्व होते हैं उनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वैज्ञानिकी अध्ययन में, ठीक है, और उपचारों में, जीव विज्ञान में और कृषि विज्ञान में किया जाता है। पास में आ रही है? किसमें करते हैं? किसमें करोगे? वैज्ञानिकी अध्ययन में हो गया, वैज्ञानिकी अध्ययन हो गया ना, और उपचारों में, यानी उपचारों को क्या कह सकते हैं? उसको कौन सा विभाग कहते हैं हम लोग? चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग में करते हैं। और किसमें हमने बताया? जीव विज्ञान में, इसके अलावा और कृषि विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। अब सुनो, उपयोग तो हो गया, लेकिन इसे प्राप्त कहाँ किया जाता है? जिसको किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? जिसको यूरेनियम 235 के विखंडन के द्वारा प्राप्त तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से, अभी देखो हमने प्रोसेस किया है, प्राप्त तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा क्या किया जाता है? के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिंपल सा लिख दो यहाँ, क्योंकि हमने पहले ही कर दिया। देखो हमारे पास था 238, हाँ ना, और इसको हमने 92 238 को कहाँ पहुंचा दिया? 93 पहुंचा दिया, 94 भी पहुंचा दिया, और 238 को ही देखो यहाँ 239 में बदल दिया। देख लो समस्थानिक है कि नहीं? देख लो, ये क्रमांक समान है, भार बदल गया नहीं? बदल गया। ठीक है, मान लो, समझो ध्यान से, जैसे मान लो मैं रेडियम की जरूरत है, किसी का कैंसर का इलाज करना है, और रेडियम जो हमारे पास है वो परमाणु क्रमांक तो ठीक है वही है, लेकिन हमें भार वो वाला नहीं चाहिए, दूसरा भार चाहिए, अधिक भार वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन है वो उसके यहाँ से गुजार देंगे, वो क्या कर लेगा? अवशोषित। ठीक है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए, और अगर उसको हमने क्या कर दिया? मंद न्यूट्रॉन दे दिया, यहाँ से जो निकल रहा रिएक्टर से मंद न्यूट्रॉन दे दिया, तो क्या करेगा? वो रेडियम अवशोषित कर लेगा, और उसका तुरंत परमाणु भार क्या हो गया? बदल गया। परमाणु क्रमांक तो वही है, समस्थानिक वही है, लेकिन अब उससे क्या होगा? उससे इलाज हो जाएगा। बात सुनने आ गई नहीं आ गई? तो बस सिंपल से इसमें 2 लाइन लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे कि इसके यूरेनियम 235 से प्राप्त न्यूट्रॉनों के द्वारा, ठीक है, या नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा या इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? कृत्रिम रेडियो आइसोटोप का निर्माण कर सकते हैं, का उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम रेडियो आइसोटोप का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। सेम लाइन लिखो, उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? जिसका उपयोग वैज्ञानिकी अध्ययन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जीव विज्ञान में और कृषि विज्ञान में किया जाता है। सिंपल सा काम खत्म। ऊर्जा उत्पादन ये पहले से जानते हो। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन में आ जाओ। नाभिकीय रिएक्टर में, या एक कौन सी अपक्रिया है? नाभिकीय अपक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली नाभिकीय अपक्रिया से हमें कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो किसमें रूपांतरित होती है? जिसको हम वैद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं? टरबाइन के द्वारा वैद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। तो बताओ वैद्युत ऊर्जा उत्पादन हुआ कि नहीं होना चाहिए? वैसे वैद्युत ऊर्जा यहाँ कई प्रकार की उत्पन्न होती है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो। नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली नाभिकीय अपक्रिया में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतर किसमें किया जाता है? से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतर वैद्युत ऊर्जा में किया जाता है। बस सिंपल सा काम खत्म। समझ में आ गया नहीं आ गया? 2 4 लाइन।